मुजफ्फरपुर जाएबो, किंग्स फोर्ट मारिबो, खुदीराम बोस। राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की भूमिका को लेकर उपस्थित हुआ हूं आपके अपने चैनल बिहार ज्ञान चक्षु में। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहार ज्ञान चक्षु में। आज के इस वीडियो में आप पाएंगे राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की भूमिका के साथ साथ मुजफ्फरपुर बम कांड, कांग्रेस की स्थापना, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, बंगाल विभाजन, पृथक बिहार की मांग, खिलाफत आंदोलन आदि विस्तृत चर्चा होगी। आप इस वीडियो और इस वीडियो के सीरीज में बिहार की भूमिका को राष्ट्रीय आंदोलन में देखेंगे, जिसका विस्तृत चर्चा आप पाएंगे। आप हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहें। इस वीडियो का काफी महत्वपूर्ण है आपके प्रतियोगी परीक्षा के लिए। विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं और बीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं में इस वीडियो से ही प्रश्न रहेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें और इस वीडियो के ज्ञान का लाभ अपने एग्जाम में करिए। आपसे अनुग्रह है, जिसने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए नए वीडियो और महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। साथ ही साथ आप पाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विभिन्न प्रकार के वीडियो के लिंक, महत्वपूर्ण वीडियो के लिंक, जिसे टच करके आप उस वीडियो को देख पाएंगे। राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की भूमिका। आप जानते हैं बिहार का हमारे देश भारत में एक महत्वपूर्ण स्थान है। बिहार क्रांति और आंदोलन की भूमि कहलाती है। ऐसा कोई भी आंदोलन नहीं है जिसका प्रभाव बिहार पर या बिहार के आंदोलन का प्रभाव देश की राजनीति में न पड़े। तो आज़ादी के पहले स्वतंत्रता आंदोलन में भी, राष्ट्रीय आंदोलन में भी बिहार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो आरंभिक वर्षों में जब अंग्रेज़ों का शासन हमारे देश में था, तो कई स्तरों पर सरकार का विरोध जनमानस के द्वारा हो रहा था स्थानीय स्तर पर। तो 1857 की जो क्रांति हुई थी, तो 1857 की क्रांति का प्रभाव संपूर्ण भारत में न होकर इसका अधिकांश जो प्रभाव है वह उत्तरी भारत एवं मध्य भारत में पड़ा था। ऐसे ही 1947 में जब देश स्वतंत्र हुआ था, देश के स्वतंत्र होने से पहले सभी प्रकार के राष्ट्र आंदोलन में सभी चरणों में बिहार ने अपनी सक्रिय उपस्थिति दर्ज की थी। हालांकि 1857 के संघर्ष का भी प्रभाव उत्तरी और मध्य भारत तक ही सीमित रहा। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में संपूर्ण भारतवर्ष में जगह जगह अंग्रेज सरकार के खिलाफ स्थानीय लोगों में असंतोष की भावना जाग रही थी। अंग्रेज सरकार अर्थात ब्रिटिश सरकार भारत को प्रशासनिक दृष्टिकोण से केवल एक भौगोलिक क्षेत्र मानते थे, परंतु भारत एक विविध धर्म, संप्रदाय, जाति और विभिन्न क्षेत्रों, बोलियों का एक संघ था। भारत के लोगों को यह लग रहा था, यहाँ के बुद्धिजीवी वर्गों को, कि भारत की अपनी पहचान है, परंतु अंग्रेज सरकार केवल इन्हें एक प्रशासकीय दृष्टि से भौगोलिक क्षेत्र के रूप में देख रही थी, जिसके कारण भारत के लोगों में एक चेतना जागी, अपने राष्ट्र के प्रति राष्ट्रीय भावना की चेतना जागी। तो 1857 के क्रांति के बाद भारत में एक अलग तरह का नव चेतना का प्रसार हुआ, जिसका प्रभाव खास करके उत्तरी भारत और मध्य भारत तक सीमित रहा, परंतु इनका आंशिक प्रभाव संपूर्ण भारत में पड़ा और बिहार भी इससे अछूता नहीं रहा। स्थानीय स्तर पर जो विद्रोह हो रहे थे, इन विद्रोहों का उद्देश्य था अंग्रेजों की सत्ता की जगह पूर्वकालीन रजवाड़ों, नवाबों और अन्य सामंती तत्वों के प्रभाव को पुनः बहाल करना था। राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य देश को ब्रिटिश शासन से मुक्त करना और जनप्रतिनिधियों के हाथ में सत्ता हस्तांतरित करना था। इसका नेतृत्व शिक्षित एवं नगरीय मध्यम वर्ग के हाथ में था। इस आंदोलन में यह चेतना सुस्पष्ट थी कि भारत के सभी लोग एक हैं, उनकी समस्या एक जैसी है और स्थानीय समस्याओं के मूल में भी ब्रिटिश शासन से उत्पन्न शोषण और विभेदपूर्ण नीतियां हैं। अर्थात भारत के जो लोगों में अंग्रेज सरकार के प्रति संतोष की भावना नहीं थी, असंतोष की भावना थी, जिसके कारण वे चाहते थे कि हमारा जो देश हो, हमारा जो क्षेत्र हो, वो अंग्रेजों के इस शासन से मुक्त हो जाए, पुनः हमारे स्तर पर क्षेत्रीय शासन स्थापित हो। तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लोगों में एक नई चेतना जागी, जिसका प्रसार संपूर्ण भारत में फैला और बिहार भी इससे अछूता नहीं रहा। तो देश में जो अंग्रेजों के खिलाफ
जो असंतोष की भावना जाग रही थी, तो बुद्धिजीवी वर्गों को लगा कि हम यूनाइट होकर सरकार के खिलाफ, सरकार के विरुद्ध संघर्ष करें, तो हमें एक संगठन की आवश्यकता है। तो पूरे भारतवर्ष में जगह जगह अंग्रेज सरकार के खिलाफ आंदोलन हो रहे थे, विरोध हो रहा था, परंतु सुसंगठित रूप से इसका विरोध नहीं हो रहा था। तो बुद्धिजीवी वर्गों ने सोचा क्यों ना हम संगठित होकर इनका विरोध करें, इसलिए उन्हें एक संगठन की आवश्यकता पड़ी। और इसी मद्देनज़र 1885 ईस्वी में एक संगठन, राष्ट्रव्यापी संगठन जिसका नाम था राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कांग्रेस का अर्थ होता था लोगों का समूह, अर्थात ग्रुप ऑफ पीपल। ये शब्द अमेरिका से लिया गया था। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बॉम्बे के गोकुलदास कॉलेज के हॉल में हुई थी, जिसमें देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और इस सम्मेलन में स्थापना का जो वर्ष था, स्थापना का जो सम्मेलन था 28 दिसंबर 1885, इसमें बिहार से एक भी प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन में के कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम स्कॉटलैंड के थे, जिसका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे उमेश चंद्र बनर्जी, जिसको हम लोग W.C. बनर्जी भी कहते थे। ये जो राष्ट्रीय कांग्रेस था, इस राष्ट्रीय कांग्रेस में उमेश चंद्र बनर्जी को पहला अध्यक्ष बनाया गया था, जिसमें देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और इनका उद्देश्य था कि जन आंदोलन को संगठित कर अंग्रेज सरकार के विरुद्ध एक संगठनात्मक, एक एकत्रित आंदोलन को चलाना। अंग्रेज भारत को एक भौगोलिक दृष्टिकोण से समझते थे, जबकि भारतवासियों का सोच था कि भारत विविध संस्कृतियों, विविध धर्मों का एक संघ है, हमको इसी रूप में मान्यता मिले। और जिसके विरोध में स्थानीय स्तर पर देश भर में अंग्रेज के कुरीति, अंग्रेज शासन के विरुद्ध में आंदोलन हो रहा था। आपको पता ही होगा कि सर्वप्रथम बिहार का क्षेत्र पिछले 1 शताब्दी से भी अधिक समय से ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का केंद्र रहा था। वहाबी आंदोलन, सीमित विद्रोहों और 1857 के संग्राम ने बिहार वासियों पर गहरा प्रभाव छोड़ा था। 1894 में महेश नारायण और उसके सहयोगी सच्चिदानंद सिन्हा ने बिहार टाइम्स नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया और इसमें बिहार को पृथक प्रांत बनाने की मांग रखी। इसी वर्ष यानी 1894 में ही बिहार के उपराज्यपाल तभी थे सर चार्ल्स एलियट, उनको बुद्धिजीवियों ने एक ज्ञापन दिया बिहार को पृथक प्रांत बनाने के लिए, मगर इसको स्वीकृति नहीं मिली। तो कई कारणों से बिहार को अलग प्रांत बनाने की मांग उठ रही थी, क्योंकि ब्रिटिश शासन से पूर्व में जब देश में मुगल काल का शासन था, मुगलों का शासन था, तभी बिहार एक अलग सूबा था। मुगल सत्ता के पतन के समय यह क्षेत्र बंगाल के नवाबों के प्रभाव के अधीन आ गया था। ब्रिटिश शासन काल में यह बंगाल से संबद्ध रहा। इस कारण बिहार में प्रशासन, शिक्षा, विभिन्न दृष्टिकोण से जो है बंगालियों का बहुत ज़्यादा प्रतिनिधित्व रहा। और जो बिहारी वासी थे उन लोगों को लग रहा था कि जो है हमको भी उसका अंश मिले। बिहारी वासी भी रोजगार की इन संभावनाओं में अपने अंश को की प्राप्ति के लिए इच्छुक थे। वे जानते थे कि जब तक बंगाल की छाया हम लोगों पर है, हम लोगों को अपना प्रतिनिधित्व, अपना अंश, पूर्णतः जो हमारा अधिकार है वो नहीं मिलेगा। इसलिए वे बंगाल की छाया से बिहार को मुक्त करना चाहते थे। इसकी मांग ने जोर पकड़ा और इसमें मुसलमानों और कायस्थों ने, शिक्षित मुसलमानों ने और कायस्थों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लगभग एक दशक के आरंभिक प्रयासों के बाद 1905 ईस्वी में बिहार का जो प्रांत था, जो बिहार प्रांत की जो मांग उठ रही थी, 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन कर दिया गया। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन का आदेश निकाला। इसको पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में जो है इसको बांट दिया। तो बांटने के पीछे उनका तर्क था कि प्रशासनिक दृष्टिकोण, परंतु बंगाल में जो राष्ट्रीय आंदोलन का जो जोर पकड़ रहा था उसको कुचलने के लिए माने सांप्रदायिक आधार पर हिंदू बाहुल और पूर्व मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में अंग्रेजों ने इन्हें बांट दिया। पूर्वी बाहुल क्षेत्र मुसलमानों का घर था और पश्चिम जो बंगाल था वो हिंदू बाहुल था। तो मुस्लिम और हिंदू के
जो बीच में खाई पैदा करने के लिए अंग्रेजों ने 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन कर दिया। तो बंगाल के विभाजन के बाद बंग भंग आंदोलन हो गया। लोग बंग भंग आंदोलन के नाम से लोगों में बहुत आक्रोश आ गया। बिहार वासी वो चाहते थे कि बिहार को जो है अलग प्रांत का दर्जा मिले, लेकिन अंग्रेजों ने दूसरा चाल खेला। अंग्रेजों ने क्या किया, बंगाल को जो है हिंदू मुस्लिम में बांटकर जो है वो अपना राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलना चाह रहे थे। जो अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा था उसको कुचलना चाह रहे थे। तो लोगों ने इसके विरोध में 16 अक्टूबर 1905 को संपूर्ण बंगाल में शोक दिवस मनाया। लाखों लोगों ने उपवास रखा और पूरा गली मोहल्ला वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो बंगाल विभाजन किया गया, तो इससे राष्ट्रीय आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन का जो है बंगाल में जोर पकड़ने लगा। और इसी में बिहार के क्षेत्र के लोगों के मन में एक चेतना जागी कि बिहार को एक प्रशासनिक दृष्टिकोण से एक अलग प्रांत का दर्जा मिले, परंतु उन्हें बिहार का तो दर्जा मिला नहीं था। तो इस चेतना से बिहारवासी भी इन संगठनों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन में सक्रिय हो गए और उनका डिमांड था कि बिहार को एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, पूर्ण प्रदेश का दर्जा मिले। तो बंग भंग विरोधी आंदोलन ने बिहार में 2 स्तर पर राजनीतिक परिवर्तन लाने में योगदान दिया। पहला था इस विभाजन के वैकल्पिक प्रस्ताव के रूप में पृथक प्रांत के गठन की मांग ने जोर पकड़ा, और दूसरा था कि बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का विकास आरंभ हो गया। बंग भंग विरोधी आंदोलन के क्रम में बंगाल में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ। अनुशीलन समितियों के माध्यम से सरकार के विरुद्ध हिंसात्मक संघर्ष की प्रेरणा दी गई। इसका प्रभाव बिहार पर भी पड़ा। बिहार में इस विचार के आरंभिक प्रणेताओं में डॉक्टर ज्ञानेंद्र नाथ, केदारनाथ बनर्जी और बाबाजी ठाकुरदास थे। देखिए, बाबाजी ठाकुरदास को आप अच्छी तरह याद कर लें। बाबाजी ठाकुरदास ने पटना में 1906-07 में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की थी। बाबाजी ठाकुरदास ने पटना में 1906-07 में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की और एक समाचार पत्र दी मदरलैंड का प्रकाशन किया। ये दी मदरलैंड जो है का प्रकाशन जो किया, इसका उद्देश्य था क्रांतिकारी विचारों का प्रचार। बाबाजी ठाकुरदास ने 1906-07 में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की और दी मदरलैंड समाचार पत्र का प्रकाशन किया, जिसका उद्देश्य था क्रांतिकारी विचारों का प्रचार प्रसार करना। आपको याद रखना होगा कि दी मदरलैंड का प्रकाशन 30 सितंबर 1921 ईस्वी में मजहरुल हक ने भी क्या था, सदाकत आश्रम से निकाला था। जब आपको पूछेगा कि दी मदरलैंड का प्रकाशन 1906-07 में किसने किया था, तब आपको बाबाजी ठाकुरदास का नाम लिखना होगा। लेकिन जब वहीं आपको जो है 1921 की बात आएगी तो उसका प्रकाशन करता है मजहरुल हक। बिहार में एक महत्वपूर्ण घटना घटित होती है 1908 ईस्वी में। 1908 ईस्वी में आपने नाम सुना होगा मुजफ्फरपुर के, बिहार के मुजफ्फरपुर के अमर क्रांति खुदीराम बोस का। सबसे कम उम्र में फांसी का सजा पाने वाला प्रथम क्रांतिकारी था बिहारी सपूत। कौन? खुदीराम बोस। मुजफ्फरपुर जाएबो किंग्सफोर्ड मारिबो, ये प्रसिद्ध उक्ति थी खुदीराम बोस का। खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 ईस्वी में प्रफुल्ल चाकी के साथ मिलकर मुजफ्फरपुर के जो जिला जज थे किंग्सफोर्ड, DH किंग्सफोर्ड, उसकी हत्या करना चाह रहे थे। हत्या के प्रयास में उसके फीटन पर बम फेंका। संजोग से उस बम से वहाँ के प्रख्यात वकील थे प्रिंगल केनेडी। उस फीटन पर प्रिंगल केनेडी की पत्नी और उसकी बेटी की हत्या हो जाती है, जबकि वो जो वकील थे प्रिंगल केनेडी वो राष्ट्रवादियों का समर्थक था और उस बम कांड से, बम विस्फोट से मौत हो जाती है। धोखे से किसका? प्रिंगल केनेडी की पत्नी और उसकी बेटी की हत्या हो जाती है। खुदीराम बोस बग्घी पर बम फेंककर रातों रात मीलों चलकर जो है वो पैदल चलकर बेनी रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। वहां जब लोगों में गुपचुप तरीके से बात होती है बम कांड का, तो वहां पर वो पूछ बैठता है कि क्या किंग्सफोर्ड मरा? तो वहां उसको पता चलता है कि किंग्सफोर्ड जिंदा है। तो लोगों ने गतिविधि देखा और उनको शक हो गया और इसी शक में पुलिस जो है खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लेती है। और आपको पता है
कि प्रफुल्ल चाकी जो है गिरफ्तारी के डर से वो सुसाइड कर लेता, आत्महत्या कर लेता है और इसको जो है खुदीराम बोस को पुलिस पकड़ लेती है, गिरफ्तार कर लेती है और पुलिस जो है गिरफ्तार करके उनको सजाए मौत देती है और खुदीराम बोस को जो है 11 अगस्त 1908 ईस्वी में खुदीराम बोस को फांसी दे दी जाती है। मुजफ्फरपुर के बम कांड की घटना से कुछ नवयुवकों में नया उत्साह आया। रेवती नाग, चुनचुन पांडे, बटेश्वर पांडे, छोटन सिंह, नलिनी बागची एवं अन्य नवयुवकों ने इस संदर्भ में सक्रिय भूमिका निभाई। सचिंद्रनाथ सान्याल ने 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की। ढाका अनुशीलन समिति के सदस्य रेवती नाग ने भागलपुर में और यदुना सरकार ने बक्सर में युवा क्रांतिकारियों को संगठित किया और उसको प्रशिक्षण देने का उपाय भी किया। भूपेंद्र नाथ दत्त ने पटना में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना की। इस प्रकार मुजफ्फरपुर बम कांड जो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के द्वारा अंजाम दिया गया था, उसका व्यापक प्रभाव हुआ बिहार में और देश के विभिन्न भागों में भी। इस तरह बम कांड के बाद जो खुदीराम बोस को फांसी दी गई, यह एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अब देखिए 1906 ईस्वी में सच्चिदानंद और महेश नारायण के द्वारा पृथक बिहार की मांग के समर्थन में एक पुस्तिका प्रस्तुत की गई। इसी वर्ष राजेंद्र प्रसाद के द्वारा पटना में बिहारी छात्र सम्मेलन का भी आयोजन हुआ। मजरुल हक, अली इमाम और हसन इमाम ने भी पृथक बिहार के निर्माण की मांग को उठाया। 1908 ईस्वी में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन पटना में आयोजित हुआ। इसको याद रखिएगा कि बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला जो अधिवेशन हुआ था वो पटना में 1908 ईस्वी में आयोजित हुआ। इस अधिवेशन में मोहम्मद फखरुद्दीन ने बिहार को बंगाल से पृथक कर एक नए प्रांत के रूप में संगठित करने का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। तब तक बिहार बंगाल का ही अंश था, बिहार अलग प्रांत नहीं बना था। 1908 में ही नवाब सरफराज हुसैन खां की अध्यक्षता में बिहार में कांग्रेसियों की एक सभा का आयोजन हुआ। इसमें बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ। इसके अध्यक्ष हसन इमाम बनाए गए। विभिन्न प्रकार के संस्था और विभिन्न समाचार पत्रों संगठनों के माध्यम से पृथक बिहार की मांग ने जोर पकड़ा। फलतः 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों को बंगाल से अलग कर एक नए प्रांत में संगठित करने की घोषणा सम्राट के द्वारा की गई। नया प्रांत 1 अप्रैल 1912 से विधिवत स्थापित हो गया। 1916 में पटना उच्च न्यायालय और 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 1912 में ही पटना में कांग्रेस का 27वां सम्मेलन आयोजित हुआ। देखिए 1912 में कांग्रेस का 27वां सम्मेलन 1912 में पटना में ही आयोजित हुआ और इसके अध्यक्ष थे RN मधुलकोर थे। महामंत्री थे सच्चिदानंद सिन्हा और स्वागत समिति के अध्यक्ष थे मजरुल हक। बिहार जब अपनी एक अलग पहचान के रूप में स्थापित हो गई, अब बिहार में जो भी आंदोलन देश में हो रहा था, बिहार का उसमें अपनी एक अलग पहचान थी और इसी पहचान के माध्यम से बिहार ने राष्ट्रीय आंदोलन में अपना जो है योगदान देता रहा। 1916 में होम रूल आंदोलन आरंभ हुआ। श्रीमती एनी बेसेंट के नेतृत्व में मद्रास और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में पुणे में होम रूल लीग की स्थापना हुई। देखिए बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में और श्रीमती एनी बेसेंट ने वह का आंदोलन शुरू किया मद्रास में। इसी वर्ष भारत को स्वशासन का अधिकार देने के लिए केंद्रीय विधान परिषद के 19 सदस्यों ने ज्ञापन दिया। देखिए कांग्रेस का जो गठन हुआ था वो अपने स्वशासन के लिए नहीं हुआ था, बल्कि हुआ था कि भारत को एक राष्ट्रीय प्रांत का दर्जा मिले और सरकार के कुछ जन विरोधी नीति के खिलाफ आंदोलन हो रहा था, परंतु स्वशासन का उनका आंदोलन नहीं था। परंतु 1916 में जो होम रूल आंदोलन आरंभ हुआ, जो एक तरफ बाल गंगाधर तिलक उसका नेतृत्व कर रहे थे और दूसरी तरफ कर रहे थे एनी बेसेंट। इसी वर्ष भारत को स्वशासन का अधिकार देने के लिए केंद्रीय विधान परिषद के 19 सदस्यों ने ज्ञापन दिया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि भारत में स्वशासित संस्थाओं का इतिहास बहुत पुराना है और होम रूल के माध्यम से देश में स्वशासन और स्वराज के लक्ष्य को संवैधानिक तरीके से हासिल किया जाएगा। होम रूल, होम माने होता है घर, अपना देश, और रूल माने शासन माने स्वशासन। 16 दिसंबर 1916 को
पटना में मजहरुल हक के नेतृत्व में एक सभा का आयोजन हुआ, जिसमें पटना में होम रूल लीग की स्थापना पर विचार विमर्श किया गया। इसी सभा में बिहार में होम रूल लीग की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष बनाए गए मौलाना मजहरुल हक। अन्य पदाधिकारियों में नवाब सरफराज हुसैन थे और दूसरा था उपाध्यक्ष था चंद्रवंशी साहब मंत्री बने। मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना जनकधारी प्रसाद ने की और 1918 में श्रीमती एनी बेसेंट 2 बार पटना आई, एक 18 अप्रैल को और दूसरा 25 जुलाई को। होम रूल लीग के सदस्यों, होम रूल लीग के जो सदस्य थे के साथ संवैधानिक सुधारों और संबंधी प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया। वो जो श्रीमती एनी बेसेंट बिहार का दौरा 18 अप्रैल और 25 जुलाई को जो की 1918 में, वो सदस्यों के साथ चर्चा किया। किस रूप में? संवैधानिक सुधारों संबंधी प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया। होम रूल आंदोलन भारत में और बिहार में भी व्यापक समर्थन नहीं प्राप्त कर पाया, क्योंकि बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बहुत बड़ा भूमिका था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के संपर्क में थे और उनके प्रभाव के कारण यहाँ जो है बिहार में होम रूल लीग का कोई उतना खास प्रभाव नहीं पड़ा और होम रूल आंदोलन को जो है वह शामिल कर दिया गया इसी राष्ट्रीय आंदोलन में। वीडियो लंबा ना हो इसलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की भूमिका में सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा कांड, खिलाफत आंदोलन, उसके बाद गांधी जी का नमक कानून तोड़ने में बिहार की जो भूमिका है, इस सब टॉपिक पे विस्तृत चर्चा लेकर आएंगे। साथ ही साथ जो उसके साथ वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की भूमिका के लिए। आपसे आग्रह, जिसने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपके लिए डाला गया सारा वीडियो आपको सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। देखते रहिए हमारा चैनल बिहार ज्ञान चक्षु। बिहार ज्ञान चक्षु आपकी सफलता की कामना करती है।